नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं ऐसे के टॉपिक में लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट, या तो फिर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। करंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आजकल इसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हमें सुनाई दे रही हैं और सच्चाई भी यही है कि आज से 2 3 4 5 सालों के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से भर जाने वाली है। ओल्ड एज जो फ्यूल सिस्टम्स हैं जैसे पेट्रोल, डीजल या फिर गैस है, वो धीरे धीरे निकलते जाएंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो आने वाले फ्यूचर के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनने वाले हैं, प्राइमरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनने वाले हैं। तो आज से 5 साल के बाद का भविष्य हम इस हिस्से में देखने की कोशिश करेंगे। उस भविष्य की दुनिया के लिए क्या विज़न हो सकता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, जहाँ तक सवाल है वो इस हिस्से में समाने की कोशिश करते हैं। कई सारी परीक्षाओं में यह टॉपिक पर ऐसे पूछा जाता है और करंट अफेयर्स में भी कई सारे चर्चा, जो ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होते हैं, उसमें भी इस विषय पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है आजकल। तो आइए एक प्रयास करते हैं, एक छोटा सा ऐसे, छोटा या मीडियम साइज़ का एक ऐसे है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया। इसको आप किसी भी तरीके से, मतलब टाइटल को थोड़ा बहुत इधर उधर फेर बदल करके पूछा जा सकता है। तो मेन थीम जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है और फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स किस तरह से उपयोगी होने वाले हैं भविष्य में, और ख़ासकर इस ऐसे में हम भारत के पक्ष को भी देखेंगे। Electrical vehicles are means of transport that consume electric energy as fuel instead of traditional fuels such as petrol, diesel, and CNG or LPG. These vehicles may be powered by electricity from off-vehicle sources or may be inbuilt with a battery, solar panel, fuel cells, or an electric generator to convert fuel to electricity. इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा से चलने वाले व्हीकल्स भी हो सकता है, या तो फिर एक ब्रॉड सेंस में देखें तो ऐसे व्हीकल्स जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल या सीएनजी, उनसे हटकर जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाले फ्यूल्स हैं उनकी मदद से चल पाए। और उसमें सबसे प्रमुख आज की तारीख में है इलेक्ट्रिसिटी। नो डाउट इलेक्ट्रिसिटी के बाद फिर धीरे धीरे दुनिया सोलर फ्यूल पर भी जाने वाली है, लेकिन आज जब हम नियर फ्यूचर की बात करें तो हम इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स की ओर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसे हम ईवी भी कहते हैं शॉर्ट में, उस ओर दुनिया आगे बढ़ रही है। इसलिए यह एक चर्चा का प्रमुख विषय रहा है आजकल, चर्चाओं में और डिबेट्स में, लेक्चर्स में, एसेस में, आर्टिकल्स में, पैराग्राफ राइटिंग में वगैरह में। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी as fuel instead of traditional fuels such as petrol, diesel and CNG. These vehicles may be powered by electricity from off vehicle sources, यानी बाहर से इसको इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, या तो फिर इसके अंदर ही इनबिल्ट कर सकते हैं कोई बैटरी या सोलर पैनल या फ्यूल सेल या इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा सकते हैं कि वो फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें। Electric bikes, electric cars, electric rickshaws, etc. are some examples of electric vehicles. Most of the trains, including metros, are already running worldwide through electricity. Today, when the world is thriving to use new technology everywhere, electric vehicles seem to be future means of transport. Pollution, growing demand for fuel, global warming, promoting eco-friendly means of transport are some of the reasons for promoting electric vehicles.
नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं नीड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आवश्यकता क्यों है? दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स विच क्रिएट्स अर्जेंट नीड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पॉइंट वाइज इसको हम बयान करेंगे। तो पहला है टू रिड्यूस पॉल्यूशन, दूसरा टू कंजर्व नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल या गैस है, उसको कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। टू रिड्यूस इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। भारत जैसा देश जो है इम्पोर्ट पे निर्भर करता है पेट्रोल और डीजल के, तो उसको कम करने के लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़रूरत है हमें। टू प्रमोट यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ाने के लिए, उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए हम ईवी को यूज़ कर सकते हैं। टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। और लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे टू फुलफिल द नीड ऑफ ग्रोइंग डिमांड ऑफ मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। World population is increasing drastically day by day and the demand of means of transport also growing proportionally. दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, उस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं उनकी डिमांड भी, उनका नंबर, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी दोनों में की डिमांड में जो है बढ़ोतरी हो रही है उसी प्रकार से। दस डिमांड ऑफ फ्यूल इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। ज़्यादा व्हीकल्स होंगे, ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। टू मच स्मोक कम्स आउट फ्रॉम ट्रेडिशनल व्हीकल्स। और जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स पर चलती हैं गाड़ियाँ, तो उनमें से काफ़ी सारा धुआं निकलता है, प्रदूषण फैलता है। दिस कॉजेज एयर पॉल्यूशन विच टेक्स मैनी लाइव्स एवरी ईयर। तो ये थे नीड्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नाउ बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ईवी यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं? वी ऑल आर लिविंग इन एन एडवांस इरा ऑफ टेक्नोलॉजी। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑलवेज हेल्प्स फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम तकनीक की दुनिया में, तकनीक के युग में जी रहे हैं, और तकनीक का जो प्रमुख कार्य है वो है मानव जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाना। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस एज वेल एज फॉर एनवायरनमेंट इन मैनी वेज। सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अभी ये क्या फ़ायदे हैं एक एक करके हम पॉइंट वाइज देखते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड डजंट एमिट smoke, thus it is very helpful for reducing the pollution which causes many types of life threatening diseases. जो ईवी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, इसके लिए ज़्यादा उनमें से धुआं नहीं निकलता, इसके लिए वो पॉल्यूशन कम करते हैं, और इसकी वजह से कई सारी बीमारियों से हमें बचाव मिलता है। स्मोक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण है धुआं, धुंध। यूजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स विल रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। तो ईवी यूज़ करने से धुआं कम निकलेगा और इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है उसको भी हम संभाल पाएंगे, सुधार पाएंगे। पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये नवीनीकरण ना हो पाए ऐसे स्रोत हैं ऊर्जा के। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये एक बार यूज़ हो गए तो इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा नवीन नहीं कर सकते। ओवर यूज ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ नॉट गुड फॉर नेचर ऑल्सो। तो हमने जितना इस 1-2 सदी में पीछे, जब से औद्योगिक क्रांति के बाद इनका उपयोग बढ़ाया है, जिस ढंग से बढ़ाया है और जिस आकार में, कद में, या जिस मात्रा में हमने बढ़ाया है, उसकी वजह से धरती को जो है बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है नेचर का उसकी वजह से। Thus use of electrical vehicles can be very helpful for conservation of these natural resources. Today, when advancement of technology growing rapidly, electric vehicles are new means of transport to fulfill the larger demand of population growing day by day. दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन मीन्स की क्वांटिटी और क्वालिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो जो इस बढ़ती हुई डिमांड को फुलफिल करने का काम कर सकते हैं वो हैं हमारे ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर न्यू टेक्नोलॉजी। दिस सेक्टर विल ग्रो डे बाय डे विच विल जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दिस फील्ड।
ईवी कारोबार के साथ साथ ईवी बनाने का जो उद्योग है वो फलेगा फूलेगा, उसकी वजह से कई सारे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ अ नेशन ऑन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। तेल उत्पादक देशों पर जो दुनिया का दारोमदार बना हुआ है, निर्भरता बनी हुई है, ईवी के यूज़ करने से वो निर्भरता उन देशों पर कम होगी और एक बेहतर लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था हमें देखने को मिलेगी जो बिना किसी दबाव के काम करेगी। This will reduce the import cost of petrol, diesel like fuels and thus it will help in growing the economy of the country. देश का काफ़ी सारा राजस्व जो है इन चीज़ों के पीछे खर्च हो जाता है, तो अगर हम ईवी पे शिफ्ट हो जाएंगे तो इन चीज़ों के पीछे जो हमें पैसा खर्चना पड़ता है वो पैसा अब विकास के कार्यों में काम आ सकेगा। Cost of electric vehicles is also low if we compare the recurring expenditure on petrol and diesel used in traditional means of transport. मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ईवी थोड़ा महंगा होता है, लेकिन मेंटेनेंस के हिसाब से अगर रिकरिंग एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखें तो वो जो है ईवी जो है वो कहावत को बिल्कुल फिट बैठता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो उस हिसाब से ईवी जो है रिकरिंग एक्सपेंडिचर के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो ट्रेडिशनल फ्यूल व्हीकल्स के मुकाबले वो लॉन्ग रन में कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ता है। तो इस तरह से हम अपना कॉस्ट भी बचा सकते हैं, टोटल कॉस्ट का भी बचाव हो सकता है। अब ईवी और इंडिया, इनके संबंध में, भारत के संबंध में ईवी की क्या स्थिति है, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और क्या अवसर हैं, क्या चुनौतियां हैं, वो देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इंडिया has a dubious distinction and poor record of having some of the most polluted cities in the world. हर बार जब खास करके सर्दी के दिनों में, ठंडी के दिनों में पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो हम देखते हैं हमारी राजधानी की तस्वीरें, वहाँ पर क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं प्रदूषण के कारण। तो और वर्ल्ड लेवल पर भी जब रैंकिंग आती है तो कई सारे प्रदूषित शहरों की जो लिस्ट बनती हैं उसमें भारत के कई सारे शहरों का नाम आ जाता है ऊपर के क्रमों में। तो ये हमारा एक पुअर रिकॉर्ड है पॉल्यूशन के मामले में। वाइल मैनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द पॉल्यूटेड एयर, फॉर पुअर हेल्थ ऑफ स्काईज एंड ह्यूमन लंग्स ऑफ इंडिया, व्हीकल पॉल्यूशन बियर्स सब्सटेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हवा के प्रदूषित होने में कई सारे कारणों का योगदान होता है, लेकिन जो भारत के आकाश और मानव जो फेफड़े हैं वो बीमार पड़ते हैं, उनके पीछे वाहनों का जो प्रदूषण है उसकी भी एक अच्छी खासी भूमिका रहती है। In this context, India must prepare itself with better charging infrastructure, battery making factories and smart incentives for car companies and consumers to adopt the electric vehicles as primary means of transportation. तो इस प्रदूषण के रिकॉर्ड को देखते हुए भारत को एकदम प्रिपेयर हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए ईवी और उसका जो निर्माण है और उससे संबंधित जो भी हमें ढांचे की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जैसे कि बैटरी मैकिंग हुई या तो फिर बैटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ये सारी चीज़ों और ख़ास करके ईवी निर्माताओं को अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने की हमें ज़रूरत है। और ना केवल निर्माताओं को बल्कि उपभोक्ताओं को, जो ईवी का उपयोग करने वाले हैं, ऐसे ग्राहकों को भी अच्छे इंसेंटिव्स, अच्छे अच्छे जो राहतें देने का जो है काम हमें करना चाहिए। ईवी को लेकर भारत में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, तो देखते हैं। द प्राइवेट सेक्टर सीम्स टू बी ऑलरेडी हैविंग विजन्ड द इनएविटेबिलिटी ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द ईवीज़। भारत के जो निजी वाहन निर्माता हैं उन्होंने तो ऑलरेडी जैसे भांप लिया है भविष्य को कि आने वाले समय में ईवी जो है वो एक डोमिनेंट रोल प्ले करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में।
तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि ऑलरेडी वो ज़मीन तैयार होने लगी है भारत में। मैनी न्यू एज एग्रीगेटर कंपनीज लाइक अमेजोन, स्विगी, जोमेटो ऑलरेडी आर डिप्लॉइंग ईवीज फॉर डिलीवरीज। ऐसी कंपनियां जो डिलीवरी के क्षेत्र में काम करती हैं वो ऑलरेडी डिलीवरी के लिए जो अपने वाहन हैं वो ईवीज को यूज़ कर रहे हैं। कार मैन्युफैक्चरर्स लाइक महिंद्रा आर पार्टनरिंग विथ कंज्यूमर्स लाइक ओला, और टाटा मोटर्स इज पार्टनरिंग विथ ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी इन मूव्स दैट विल इंश्योर मोर ईवी डिलीवरी एंड राइड हेलिंग सर्विसेज। तो भारत में जो ट्रांसपोर्टेशन एग्रीगेटर्स हैं जैसे ओला या ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी, ये सारी चीज़ें, ये सारी कंपनियां जो हैं कार निर्माताओं के साथ मिलकर ईवी के बेस पर अपना बिजनेस मॉडल जो है अडॉप्ट करने का काम कर रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ भारत में कई सारी समस्याएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं ईवीज़ को लेकर। तो देखते हैं एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो पहला जो सबसे प्रमुख चैलेंज है वो है लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। The real challenge is the lack of charging infrastructure in India. EVs are typically powered by lithium-based batteries. These batteries need to be charged usually every 200 to 250 kilometers or so for a car. So there is a need for a dense proliferation of charging points. जैसे हमारे देश में चप्पे चप्पे पर पेट्रोल पंप्स हैं, और आज भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पेट्रोल पंप्स की जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है। तो ऐसे में एक पेट्रोल पंप्स की तर्ज पर ही एक चार्जिंग पंप्स या चार्जिंग स्टेशंस जिसको कह सकते हैं, उनका एक जाल बिछाना पड़ेगा, और बहुत ही जल्दी बिछाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम जो हैं इतना लेट हो चुके हैं ईवी के मामले में कि हम और ज़्यादा लेट जो है हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होने वाली है। उसके बाद एक और समस्या है चार्जिंग से लेकर कि स्लो चार्जिंग का इशू है। इट टेक्स अप टू 12 आवर्स फॉर अ फुल चार्ज ऑफ अ व्हीकल एट द ओनर्स होम यूजिंग अ प्राइवेट लाइट ड्यूटी स्लो चार्जर। जब हम घर पे चार्ज करेंगे तो हम कोई एक मतलब हेवी चार्जर तो हमारे घर पे होगा नहीं, तो एक लाइट ड्यूटी स्लो चार्जर होगा हमारे घर पे। तो उसके द्वारा अगर हम चार्जिंग करने बैठेंगे तो एक फुल बैटरी चार्ज करने के लिए कम से कम लगभग अंदाज़न 12 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। टू कंपाउंड दिस टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ स्लो चार्जिंग एट होम, देयर आर अ फ्यू चार्जिंग स्टेशंस अराउंड द कंट्री। और बाहर जो स्पेशल चार्जिंग स्टेशंस होंगे वहाँ पर हालांकि बहुत ही पावरफुल चार्जिंग इक्विपमेंट्स होंगे, लेकिन जब ईवीज़ का फैलाव बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, तो हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो चार्जिंग स्टेशन पे जाकर और अपना बैटरी चार्ज कराए और वहाँ इतना वेट करे अपने गाड़ी के चार्ज करने के लिए। दिस इज़ woefully inadequate in a country as large as densely populated as ours. तो ये हमारे जैसे देश के लिए, ये बहुत सारे देशों के लिए ये समस्या है, लेकिन हमारे जैसे देश के लिए तो ये बहुत ही विकट समस्या है। तो हमें इस ओर काफ़ी जल्दी कोई ना कोई उपयुक्त समाधान निकालना पड़ेगा, और एकदम इकोनॉमिक वे में हम इसको ढूंढ पाएँ समाधान को, ये ऐसी कोशिशें हमें करनी चाहिए। दूसरा आगे चैलेंज है नो स्टेबल पॉलिसी फॉर ईवी प्रोडक्शन। हालांकि हाल ही के दिनों में ईवी को लेकर कुछ दिशा निर्देश सरकार की ओर से स्पष्ट होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक ईवी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो स्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए थ्रू आउट द कंट्री वाइड एक पॉलिसी होनी चाहिए, वो धीरे धीरे बन रही है, लेकिन एक फुल प्रूफ पॉलिसी अभी तक हमारे पास नहीं है, जबकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। ईवी प्रोडक्शन इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर requiring long-term planning to break even and profit realization. Uncertainty in government policies related to EV production discourages investment in the industry. EV प्रोडक्शन जो है उसमें कैपिटल का काफ़ी सारा मतलब उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो कोई भी कंपनी, कोई भी निर्माता अपना पैसा अनिश्चितता के माहौल में लगाने की ज़रूरत नहीं करेगा या घबराएगा या
खुले दिल से जो है इसमें निवेश नहीं कर पाएंगे लोग, अगर कोई एक क्लियर कट इसमें पॉलिसी नहीं होगी तो। क्योंकि ईवी प्रोडक्शन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का काम है, ब्रेक इवन, प्रॉफिट रियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तुरंत नहीं होती। इसके लिए कई सारे यूनिट्स का निर्माण होने के बाद कई जाकर कंपनी को प्रॉफिट जो है हाथ में आता है। तो ऐसे में निवेश जो भी करेगा वो क्लियर कट पॉलिसी के अभाव में खुले दिल से निवेश नहीं कर पाएगा। तो बेटर है कि हम जल्दी से जल्दी एक कॉम्प्रिहेंसिव कंट्री वाइड ईवी पॉलिसी पर काम करें और उसे लागू करें। टेक्नोलॉजिकल challenges: India is technologically deficient in production of electronics that form the backbone of the EV industry, such as batteries, semiconductors, controllers, etc. तो ईवी व्हीकल बनाने के साथ साथ जो ईवी से संबंधित इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि बैटरीज़ हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, इन सारी चीज़ों में जो है हम अभी भी टेक्नोलॉजिकली बहुत पीछे हैं। हमें जल्द से जल्द इसमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, इसका निर्माण बढ़ाना पड़ेगा, इसकी टेक्नोलॉजी हमें कहीं ना कहीं से हासिल करके और आगे बढ़ना पड़ेगा। लैक ऑफ एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट: the lack of clarity over AC versus DC charging stations, grid stability, range anxiety, जैसे कि fear that batteries will soon run out of power, are other factors that hinder the growth of EV industry. Lack of availability of materials for domestic production. भारत में निर्माण तो बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो डोमेस्टिक लेवल पर उपलब्ध नहीं है या काफ़ी कम मात्रा में है, तो उसका प्रोक्योरमेंट, उसका एक्वायरमेंट, ये सारी समस्याएं हैं। बैटरी इज सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ईवीज। इंडिया डज नॉट हैव एनी नोन रिजर्व्स ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट विच आर रिक्वायर्ड फॉर बैटरी प्रोडक्शन। इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन कंट्रीज लाइक जापान एंड चाइना फॉर द इम्पोर्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। उसके बाद एक और चैलेंज है स्किल्ड वर्कर्स का, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। ईवीज हैव हायर सर्विसिंग कॉस्ट एंड हायर लेवल्स ऑफ स्किल्स इज नीडेड फॉर सर्विसिंग। इंडिया लैक्स डेडिकेटेड ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर सच स्किल डेवलपमेंट। तो भारत के लिए ये काफ़ी सारी चैलेंजेस हैं ईवीज के मामले में। भारत की सरकार इसमें क्या कर रही है, सरकारें, राज्य सरकारें या केंद्र सरकार इसमें क्या कर रही हैं? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। As electric vehicles is cheaper in long run and also environment friendly, government is continuously promoting the use of electric vehicles. Since long time, many trains including metros have been running on electricity. Indian Railways trains are now almost running on electricity. Electric bikes, electronic cars, electric rickshaws are already in market. Now people should use more electric vehicles in place of traditional petrol and diesel vehicles. Government has started campaign to promote use of electric vehicles. Some rebate on taxes and subsidy on purchasing the electric vehicles are also provided by the government. Recently, Delhi government has launched Switch Delhi campaign to promote the use of electric vehicles. दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली नाम का एक अभियान छेड़ा है। स्विच दिल्ली जो है वो ईवी से संबंधित एक अभियान है, उसका भी थोड़ा हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्विच दिल्ली कैंपेन एज अ जन आंदोलन टू प्रमोट use of electric vehicles. This initiative has been taken by Delhi government to cut down air pollution caused due to smoke emitted by traditional petrol and diesel vehicles. Earlier in August 2020, Delhi government introduced the Delhi EV policy. Under this policy, Delhi government provides waiver on road tax benefits up to rupees 1.5 lakh on 4-wheelers and more. तो इस तरह से कई सारी राज्य सरकारें भी जो हैं ऑलरेडी आ चुकी हैं अपनी ईवी पॉलिसी को लेकर, या कई सारी तैयार कर रही हैं, और इस तरह से कस्टमर्स को और निर्माताओं दोनों को जो हैं कई सारे टैक्स में रिबेट्स हैं या सब्सिडीज़ हैं या इंसेंटिव्स कह सकते हैं, सारी चीज़ों में सरकार से बन पा रहा है, उतना सारा काम हो रहा है। लेकिन अभी भी एक कॉम्प्रिहेंसिव कंट्री वाइड पॉलिसी अगर हो जाती है तो क्या एक यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी
हर लेवल पर, और उससे इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा बल मिलेगा और ज़्यादा रफ्तार मिलेगी। फ्यूचर वे फॉरवर्ड, भारत इसमें आगे क्या कर सकता है? तो सबसे पहला काम हमें करना है, R&D में निवेश को बढ़ाना है, R&D को बढ़ाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। द इंडियन मार्केट नीड्स एनकरेजमेंट फॉर indigenous technologies that are suited for India from both strategic and economic standpoint. Since investment in local research and development is necessary to bring prices down, it makes sense to leverage local universities and existing industrial hubs. India should work with countries like the UK and synergize EV development. उसके बाद पॉइंट है सेंसिटाइजिंग पब्लिक। जनता को इसमें जो है संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है। ब्रेकिंग अवे द ओल्ड नॉर्म्स एंड इस्टेब्लिशिंग अ न्यू कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑलवेज अ चैलेंज। Thus, a lot of sensitization and education is needed in order to bust several myths and promote EVs within the Indian market. Viable electricity pricing हमें तैयार करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स चलेगा इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा पर, तो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसिंग है उसमें हमें एक वायबिलिटी जो है बढ़ानी पड़ेगी। गिवन करंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, होम चार्जिंग में ऑल्सो बी एन इश्यू इफ द जनरेशन इज फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स रन ऑन कोल। Thus, a shift in the electricity generation landscape as a whole is what is required to facilitate the growth of electric cars. In this context, India is on track to become one of the largest solar and energy storage markets by 2025. A combination of solar powered grid solutions that are organized with a general improvement in grid resilience will ensure adequate charging infrastructure for EVs being a green option. उसके बाद हमें एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिसको हम कह सकते हैं क्लोज्ड लूप मोबिलिटी इकोसिस्टम। क्रिएटिंग द क्लोज्ड लूप मोबिलिटी इकोसिस्टम, ये क्या है देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। सब्सिडाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग फॉर एन इलेक्ट्रिक supply chain will certainly improve EV development in India. Along with charging infrastructure, the establishment of a robust supply chain will also be needed. Further, recycling stations for batteries will need to recover the metals from the batteries and used in the electrification to create the closed loop required for the shift to electric cars to be an environmentally sound decision. The largest suppliers of lithium based EV batteries are reported to be the Chinese and the South Korean companies. If this is so, then a new global order is emerging to replace the organization of the petroleum exporting countries. India must plan for its place in this order with battery charging infrastructure, battery making factories, and smart incentives for car companies and consumers to go electric. तो इस प्रकार हम कंक्लूड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. It becomes more necessary when we think about the growing pollution-borne disease and global warming and population also. We must use electric vehicles keeping in mind the above points, including the environment, and also promote the use of electric vehicles. धन्यवाद.